नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 2 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसमें देखेंगे यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1.4, जिसमें हम भारतेंदु द्वारा रचित आधुनिक कविताओं के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो उसे स्टार्ट करते हैं। आधुनिक कविताओं में भारतेंदु की उन सभी कविताओं को लिखा जा सकता है जो उन्होंने ब्रिटिश शासनाध्यक्षों, ब्रिटिश राज और देशभक्ति के बारे में लिखी है। भारतेंदु ने प्रथम कविता महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु पर 1861 ईस्वी में लिखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। इसी प्रकार महारानी के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा के 1859 में भारत आगमन पर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखकर भारतेंदु अपना हर्ष प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में अंग्रेजों और देश के प्रति क्या किया, अपने विचार लिखे। इनकी जो पहली कविता थी वो इन्होंने तब लिखी जब महारानी विक्टोरिया के जो पति थे उनकी मौत हो गई, ताकि वो इनके दुख में शामिल हो सके। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जब महारानी विक्टोरिया का दूसरा बेटा भारत आया तो भारतेंदु जी ने उसका स्वागत करने के लिए भी एक रचना लिखी थी। अब यहाँ पे उस रचना की कुछ पंक्तियां दे रखी है, उन्हें देखते हैं। यहाँ पे है, जाके दरस हित सदा नैन मरत पियास, यानी कि किसी के दर्शन पाने के लिए हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा प्यासी रहती हैं, मतलब हम उन्हें देखने के लिए बहुत बेताब हैं। सोमुख चंद बिलो की है पूरी सब मन आस, और जब हम उस चांद जैसे मुख को देख लेंगे तो हमारे मन की जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। नैन बिछाए आपू हित आवहु या मग होए, हम अपने नैन बिछाकर, यानी कि अपने पलके बिछाकर तैयार बैठे हैं, आप बस उस रास्ते से आ जाइए। कमल पावड़े ये किए अति कोमल पद जोए, और आपके जो ये कोमल पैर है, हम क्या करेंगे, उनके लिए कमल के फूल जैसी कोमल जगह बिछाकर यहाँ पर इंतजार करेंगे। तो ये भारतेंदु की रचित कुछ पंक्तियां हैं जो इन्होंने महारानी विक्टोरिया के पुत्र के लिए लिखी थी। आगे देखो, 1870 मेज ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बनारस आने पर और 1871 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार पड़ने पर, 1874 में प्रिंस के रूसी राजकुमारी के साथ विवाह होने पर, 1875 में भारत आने पर भारतेंदु ने उनके सम्मान में कविताएं लिखी। तो यहाँ पे बताया कि भारतेंदु ने क्या किया, इन्होंने अलग अलग समय, जैसे कि जब बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वो भारत आए, या फिर जब प्रिंस वो बीमार हुए और उनकी शादी हुई, तो इन सभी मौक़ों पर क्या किया, भारतेंदु ने इन्हें सम्मान देने के लिए कविताएं लिखी थी। अब यहाँ पर इस तरह की रचना का भी उदाहरण के लिए यहाँ पे पंक्तियां दी गई है, उसे देखते हैं। स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजधिराज, भई सनाथा भूमि यह परसी चरण तुम आज, राजकुंवर आओ इते दर्शाओ मुखचंद, बरसाओ हम पर सुधा बाड़ियों परम आनंद। तो इन पंक्तियों में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो ये कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, आप धन्य हैं, आपके कदम आज आपके कदम पड़ने से क्या हुआ, ये धरती धन्य हो गई। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र राजकुमार को कह रहे हैं कि आप आइए और अपना मुख रूपी जो चांद जैसा चेहरा है वो हमें दिखाइए, और हम पर खुशियों की ऐसी बारिश कर दीजिए कि हमें बहुत आनंद मिले। तो ये पंक्तियां भारतेंदु द्वारा रचित है जो इन्होंने लिखी थी। आगे देखो, यही नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ मानकर वह उनके सामने भारत की पीड़ा को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अब क्या हुआ कि प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए थे भारत, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को लगा कि ये भारत का दुख जानने आए हैं। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ पंक्तियां लिखी, अब उसे देखते हैं। इसमें इन्होंने लिखा, भरे नेत्र अंसुअन जलधारा, यानी कि लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ले उसास यह बचन उचारा, लोग वो लंबी लंबी सांस भरते हुए ये शब्द बोल रहे हैं। क्यों आवत इत नृपति कुमारा, और पूछ रहे हैं कि राजकुमार यहाँ क्यों आ रहे हैं। भारत में छायो अंधियारा, क्योंकि पूरे भारत में तो इस समय दुख का जो अंधेरा है वो छाया हुआ है। अब इस तरह यहाँ पे इनकी कुछ और पंक्तियां भी है, उसे देखो। तिनको सब दुख कुंवर छुड़ायो, दासी की सब
आस पुरावो, यानी कि आप जो है हमारा सारा दुख दूर कर दो, हम आपकी सेवा करने वाले हैं, आप हमारी सभी उम्मीदें जो है वो पूरी कर दो। ब्रिटिश सिंह के बदन कराला, लखी न सकत भयभीत बुआला। अंग्रेजों के कड़वे और डर पैदा करने वाले बोलों को सुनकर जो है राजा भी उन्हें देख नहीं पा रहे और वो बहुत डरे हुए हैं। तो ये सब जो था ये भारतेंदु द्वारा रचित पंक्तियां थी। आगे देखो, भारतेंदु की ऐसी कविताओं के आधार पर उन पर ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने का आरोप भी लगाया जा रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है ऐसी नहीं है। तो लोग जो है वो भारतेंदु जी के बारे में ये कह रहे हैं कि भारतेंदु जो है वो अंग्रेजों के पक्के दोस्त और वफादार हैं, लेकिन असल में जो है ऐसा नहीं था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रश्न करते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर अंग्रेजों से कभी बिगाड़ नहीं किया और उनका अनेक अवसरों पर सत्कार किया, तो 19वीं शताब्दी के एक राजभक्त परिवार के सदस्य से यह आशा क्यों करनी चाहिए कि वह औपनिवेशवाद विरोधी वैचारिक संघर्ष में सभी अंग्रेजों को एक ही नज़र से देखेगा और उनसे जो है मानवीय रिश्ते तोड़ लेगा। तो यहाँ पर शंभुनाथ सिंह ने क्या किया, इन्होंने प्रश्न किया कि जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ बाहर से अच्छे से मिलते जुलते रहे और उनका स्वागत भी करते थे, ठीक वैसे ही भारतेंदु जी ने भी अपने परिवार से ही इस तरह का राजभक्त जो है माना था। इन्होंने क्या किया, तो अगर ये भारतेंदु जी भी ऐसे राजभक्त थे तो हम इनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये सभी जो है वो अंग्रेज़ों को बुरा मानेंगे और अपने रिश्ते जो है उनसे ख़त्म करेंगे। तो ऐसा प्रश्न शंभुनाथ सिंह ने भारतेंदु पर उठाया था। लेकिन मूल सवाल यह भी नहीं है, मूल सवाल यह है कि 1857 के राष्ट्रीय संग्राम के होने के बावजूद भारतेंदु हरिश्चंद्र महारानी विक्टोरिया के प्रति और ब्रिटिश लॉर्ड आदि के प्रति सहानुभूति सम्मान प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पे असली बात ये थी कि जब 1857 की लड़ाई हुई तो उसके बाद भी जो है भारतेंदु जी जो थे वो अंग्रेज़ों का सम्मान क्यों कर रहे थे। यहाँ पे असली सवाल जो है यही पूछा गया। आगे देखो, इनका जवाब 1857 से पूर्व अंग्रेजी राज और 1857 के बाद अंग्रेजी राज को फर्क को जो है रेखांकित करने पर मिल सकता है। 1857 से पूर्व अंग्रेजों की नीति भारत को सिर्फ लूटने खसोटने की रही। उनकी निगाह में सभी शोषण के पात्र थे। जमींदार, नवाब, किसान, स्त्री, पुरुष सभी जो है वो समुदाय के लोगों में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। तो यहाँ पे बताया गया कि जो 1857 के पहले का समय था तब अंग्रेज जो थे उनका सिर्फ एक ही काम था, वो था भारत को लूटना, चाहे वो गरीब किसान हो, नवाब हो या फिर कोई औरत या मर्द। ये अंग्रेज क्या करते थे, सबको एक जैसा ही लूटते थे और किसी में कोई भी फर्क जो है नहीं समझते थे। अब 1857 के बाद क्या हुआ वो देखो। लेकिन राष्ट्रीय संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत के आते ही अंग्रेज़ों की नीति में गहरा अंतर आ गया। 1858 में अपने घोषणा पत्र में महारानी ने जो लंबे चौड़े वायदे किए उन्हें पढ़कर कोई यह नहीं कह सकता था कि ब्रिटिश राज यहाँ लूट खसोट के मकसद से जो है पाँव जमा रहा है। अब क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में अपना पक्का राज करना शुरू किया। तब महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र निकाला। इसमें उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वादे किए थे, लोगों को ऐसे लगने लगा कि अंग्रेज़ जो है वो यहाँ पर लूटने हम लोगों को नहीं आए हैं। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था, हमारी यह इच्छा है कि जहाँ तक संभव हो सके बिना किसी जाति धर्म विभेद के हमारी प्रजा नौकरी के उन पदों पर नियुक्त हो सके जिनके पालन की योग्यता उनमें अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के जो है कारण हो। महारानी ने भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप ना करने का भी जो है आश्वासन दिया था। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो घोषणा पत्र निकाला उसमें इन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं जो भी भारतीय पढ़ा लिखा और ईमानदार है उसे बिना किसी भेदभाव के जो है सरकारी नौकरी मिले। और आगे महारानी ने क्या किया, एक वादा भी किया कि वो हमारे धर्म और हमारी जो संस्कृति है इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। संभवतः यही कारण है कि भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति इतना सम्मान प्रदर्शित करते हैं और भारत के कल्याण की उनसे जो है अपेक्षा करते हैं। तो ये जो
घोषणा पत्र आया था, इसमें जो बातें लिखी थी, तो हो सकता है कि भारतेंदु जी जो है इन्हीं वजह से महारानी विक्टोरिया का सम्मान करते हो और ये उनसे उम्मीद करते हो कि महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत का भला करेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि समय तक देश की राजनीति हालत ऐसी हो चुकी थी कि नवाबों, राजाओं, सामंतदारों की आलसी शोषण परक प्रवृत्तियों से प्रजा बेहाल थी। सामाजिक बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वासों, इनसे क्या हुआ, समाज पतन की ओर अग्रसर था। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत में के द्वारा ज्ञान विज्ञान, नई तकनीक, नए प्रशासन की तरकीबें और स्वच्छ प्रशासन के आश्वासन निश्चित ही मन को जो है लुभाने वाले थे। अब यहाँ बताया गया कि उस समय हमारे देश की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। नवाबों और राजाओं की आपसी लड़ाई और जनता के शोषण की वजह से क्या हुआ, आम लोग जो थे वो बहुत परेशान हो रहे थे। समाज में पुरानी कुरीतियां और अंधविश्वास इतने ज़्यादा भरे हुए थे। ऐसे में क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने नई तकनीक, बेहतर प्रशासन और पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने का वादा किया, तो जो भारत के लोग थे उन्हें ये लगा कि ये वाकई में जो है अच्छी चीज़ है। भारतेंदु ने लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन के प्रति लेख, कविताएं लिखकर जो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की वह अकारथ नहीं थी। अब यहाँ पे बताया कि भारतेंदु ने क्या किया, उन दिनों के जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनके बारे में जो भी कविताएं और लेख लिखी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। उन पर भी जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आगे देखो, लॉर्ड लॉरेंस ने देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट पास करवाया, जिससे इतिहासकारों ने भी जो है लाभकारी और परोपकारी विधान माना है। यह बात दीगर है कि ब्रिटिश सत्ता के ये सभी सुधार जो हैं वो अपने पैर जमाने की चालबाज तरकीबों का एक ही दिखावटी जो है हिस्सा थे। तो यहाँ बताया गया कि जो लॉर्ड लॉरेंस थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसानों की भलाई के लिए कानून बनाए थे और इन्हें इतिहास लिखने वाले जो लेखक हुए उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा और मददगार माना था। लेकिन ये भी सच था कि अंग्रेज़ों ने ये सब जो काम किया वो जनता को खुश करने या फिर उन पर राज बनाए रखने के लिए एक दिखावे के तौर पर जो है ये सब काम किया था। लॉर्ड मेयो ने भी अपने अल्प शासनकाल में देशी राजाओं और प्रजा का आदर अर्जित करने के लिए अनेक कदम उठाए। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने की व्यवस्था भी मेयो ने की थी। लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के दौरान सुधार के जितने कार्य किए उन्हीं के कारण उन्हें इतनी जो है प्रशंसा मिली। भारतेंदु ने रिपनाष्टक लिखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है। तो यहाँ बताया कि जो लॉर्ड मेयो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने राज में बहुत सुधार किए और इसी वजह से लोगों ने इनकी तारीफ भी की। भारतेंदु ने एक रिपनाष्टक नाम की रचना लिखी। इसमें इन्होंने क्या किया, लॉर्ड रिपन के प्रति जो है सम्मान जताने का काम किया है। अब यहाँ पर इस रचना की पंक्तियाँ दे रखी है, इन्हें देखते हैं। जय जय रिपन उदार जयती भारत हितकारी। तो यहाँ पे ये लॉर्ड रिपन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपकी जय हो, आप जो है भारत का भला करने वाले हैं। जयति सत्य पथ पथिक जयति जनशोक बिदारी। आगे कह रहे हैं कि आपकी सच्चाई के रास्ते पर आप जो है इस सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं और लोगों के दुख को दूर करने वाले आप हैं, इसीलिए आपकी जय हो। जय मुद्रा स्वाधीनकरण सलाम दुख नाशन। आगे भारतेंदु ने कहा कि आप आज़ादी देने वाले और हमारे दुखों को जो है खत्म करने वाले हैं, आपकी जय हो। भृत्य वृत्ति प्रद जय पीड़ित जन दया प्रकाशन। आप जो है आप प्यार और दया की रोशनी फैलाने वाले हो, इसीलिए आपकी जय हो। तो इन पंक्तियों में भारतेंदु जी ने क्या किया, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा करने का काम किया। आगे देखो, भारतेंदु लॉर्ड रिपन और पूर्ववर्ती सभी लॉर्ड शासकों में अंतर करते हैं और बताते हैं कि क्यों रिपन जो है वो सभी लॉर्ड से अधिक सम्मानीय, प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। तो भारतेंदु ने क्या किया, लॉर्ड रिपन को बाकी शासकों से ज़्यादा सम्मानीय बताया। और क्यों बताया ये हम आगे देखते हैं पंक्तियों में। यहाँ पे कह रहे हैं, यद्यपि बाहुबल क्लाइव जिलियो सगरो भारत, यानी कि
हालांकि अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी ताकत के बल पर भारत को जीत लिया। यद्यपि और लाटनहु को जन नाम उचारत, और भले ही लोग जो है वो दूसरे अंग्रेज शासकों का भी नाम लेते हैं। यद्यपि हेस्टिंग आदि साथ धन ले गए भारी, और हालांकि जो हेस्टिंग जैसे अंग्रेज अधिकारी हुए, उन्होंने क्या किया, भारत से बहुत सारा धन लूटकर वो अपने साथ ले गए। यद्यपि लिटन दरबार की ओर साजी बड़ी तैयारी, और लॉर्ड लिटन ने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर दरबार भी लगाया। पे हम हिंदुन को हिये की भक्ति ना काहू संग गई, फिर भी मेरे दिल में जो है वो लॉर्ड रिपन के लिए सम्मान और भक्ति है, उसे मैं जो है कम नहीं कर पाया। सो केवल तुम्हारे संग रिपन छाया की साथिन भई, इसीलिए लॉर्ड रिपन आप जो हो मेरे साथ एक परछाई की तरह हमेशा साथ रहना। तो इन पंक्तियों में भारतेंदु जी ने क्या किया, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की। ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु अंध राजभक्त नहीं थे। लॉर्ड हेस्टिंग और लिटन के प्रति उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां इस बात की जो है गवाह है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा धन लूट कर ले जाना, लॉर्ड लिटन के शासन के दौरान 50 लाख से भी अधिक लोगों की अकाल में मृत्यु होना तथा उनके कुशासन की अनेक त्रुटियों की भारतेंदु ने जो है कटु आलोचना की। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये भी बताया कि भारतेंदु जी ने क्या किया, इन्होंने आंख बंद करके अंग्रेजों की केवल तारीफ ही नहीं की, बल्कि इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड लिटन के बारे में जो इनकी बुराइयां थी उनकी आलोचना भी की है। भारतेंदु ने इन सब बातों का कड़ा विरोध जताया, जैसे कि लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, भारत का धन लूट लिया था, और लॉर्ड लिटन ने क्या किया, इसके राज में जो अकाल पड़ा उसमें 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे, और इनके खराब शासन की जो है गलतियां भी यहाँ पे भारतेंदु ने बताई। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियों में इसका उदाहरण दिया गया, उसे देखते हैं। स्ट्रेची डिजरेली लिटन चिताए नीति के जाल, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हे स्ट्रेटजी, डिजरेली और लिटन, इनकी नीतियां जो है वो एक जाल की तरह थी। फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल, जिसमें फंसकर क्या हुआ, ये जो भारत था ये बर्बाद हो गया, क्योंकि उस समय काबुल का युद्ध हुआ था और इस वजह से क्या हुआ, देश में अकाल पड़ गया। सुजस मिले अंग्रेज को होए रूप की रोक, और ये जो अंग्रेज हैं ये अपनी तारीफ और नाम कमाना चाहते थे, और इन्हें रूस का जो डर था वो सता रहा था। बड़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल सौंप, तो अंग्रेजों का जो व्यापार था वो तो बढ़ ही रहा था, लेकिन हमें जो है इस समय पर सिर्फ दुख जो है वो मिल रहा था। आगे देखो, अब हमने जो है भारतेंदु के समय में राजभक्ति के बारे में जाना था। अब यहाँ पे हम देखेंगे भारतेंदु के काव्य में देशभक्ति के बारे में। 1858 से 1881 तक, यानी कि लॉर्ड रिपन के शासन शुरू होने तक भारतेंदु की राजनीति समझ बस इस प्रकार की थी कि वो जनता के दुखों, पीड़ाओं, बदहाली आदि को कभी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा महारानी तक पहुंचाने का जो है अनुनय विनय करते रहे, और महारानी को जनता का हित रक्षक जो है मानते रहे। अब क्या हुआ, यहाँ बताया कि 1858 से 81 तक लॉर्ड रिपन का जो राज था वो अभी शुरू नहीं हुआ था। तब भारतेंदु की सोच ऐसी थी कि ये भारत की जनता की तकलीफ़ें और उनकी गरीबी के बारे में जो है अंग्रेज़ों के बड़े अधिकारियों के ज़रिए महारानी विक्टोरिया तक पहुंचाते थे। भारतेंदु को ऐसा लगता था कि महारानी जो है वो हमारी जनता का भला कर सकती है, इसीलिए ये महारानी विक्टोरिया तक ये सब पहुंचाते थे। आगे यहाँ बताया कि डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के शब्दों में, जहाँ तक भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति का सवाल है, वह भी काफ़ी अरसे तक ऐसी राष्ट्रभक्ति है जिसमें देश दशा के प्रति पीड़ा, देशवासियों की दुर्गति पर क्षोभ और अवसाद, देशोद्धार की वास्तविक चिंता, देश के रूढ़ी जर्जर स्वरूप पर खेद और आक्रोश, अपनी परंपरा पर गर्व, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की ललक तथा प्रगति के नए रास्तों पर देश को ले जाने की चिंता, पराधीनता तथा आर्थिक शोषण से उसकी मुक्ति की प्रबल आकांक्षा और उसके लिए किए गए प्रयास आदि तो हैं, परंतु यह सब राज राजेश्वरी के संरक्षण में हो सकेगा, इस बात का भोला विश्वास भी है।
तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो शिव कुमार मिश्र थे, इन्होंने कहा कि भारतेंदु जी के अंदर अपने देश के लिए बहुत दर्द था। ये चाहते थे कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े और हमारे देश के लोग खुश रहें, लेकिन उनके मन में ये भरोसा भी था कि ये सब काम जो है ये ब्रिटिश महारानी के राज में रहकर ही जो है मुमकिन हो सकेगा। बाद में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की सुधारवादी नीति की कलई उनके सामने उतरती गई। वह इस बात को समझ गए कि साम्राज्यवाद सामंतवाद के साथ हाथ मिलाकर वही पुराना लूट खसोट का खेल खेल रहा है और जनता की वास्तविक तकलीफों को दूर करने का उनका इरादा जो है वो पाक साफ नहीं है। अब आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे भारतेंदु जी को इन्हें अंग्रेजों की असली चालें जो थी वो समझ आने लगी। भारतेंदु जी को ये पता चल गया कि जो अंग्रेज हैं वो सिर्फ राजाओं के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं और वो सच में जनता का जो भला है अंग्रेज नहीं चाहते। वह यह भी देख रहे थे कि अंग्रेजी सत्ता ने जनता और अपने बीच ऐसे लोगों की एक जमात को प्रश्रय देकर खरीद लिया जो अंग्रेजी सत्ता के न्यायिक होने का बिगुल बजाती रहे और बदले में लूट का एक हिस्सा हासिल करती रहे। इसीलिए 1881 में रचित उनकी कविता विजय वल्लरी और 1884 में रचित विजयिनी विजय वैजयंती में भारत के दुख कष्टों का तो खूब वर्णन है, किंतु कहीं पर भी महारानी तक इन दुखों को पहुंचाने का जो है आह्वान नहीं है। अब क्या हुआ, भारतेंदु जी ने ये देखा कि अंग्रेजों ने भारत में ही कुछ ऐसे चापलूस जो हैं वो तैयार कर रखे थे जो कि दिन रात अंग्रेजों की बढ़ाई करते थे और बदले में जो अंग्रेज थे वो इन्हें लूट का एक हिस्सा दे देते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनकी दो रचनाएं आई, एक था विजय वल्लरी और दूसरा विजयिनी विजय वैजयंती। इसमें भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का जिक्र तो किया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, महारानी विक्टोरिया की मदद मांगने का इन कविताओं में कोई भी जिक्र नहीं किया। आगे देखो, विजयिनी वल्लरी अफगान युद्ध समाप्त होने पर और विजयिनी विजय वैजयंती मिस्र विजय के बाद जो है लिखी गई, लेकिन दोनों कविताओं का मूल लक्ष्य राजभक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राजभक्ति को औजार बनाकर अंग्रेजों के शोषण अत्याचार को उद्घाटित करना तथा विस्तार पूर्ण भारतीय संघर्ष की ऐतिहासिक परंपरा को उजागर करते हुए अंडरग्राउंड रूप में भारतवासियों को जो है ललकारना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो रचनाएं लिखी थी इसका मेन मकसद क्या था, भारतवासियों को ललकारना। ये वस्तुतः औपनिवेशिक सुधारवाद से मोह भंग की कविताएं हैं। विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर जो है हर्ष व्यक्त किया है। तो इसमें क्या बताया, अफगान से जो युद्ध हो रहा था उसमें भारतीय सैनिकों की वीरता का हर्ष के बारे में कविता लिखी, किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते हैं, इससे किसे लाभ होता है, इसका भी स्पष्टीकरण वे देते हैं। इसमें क्या क्या इन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेज ऐसे युद्ध लड़ते क्यों हैं और इससे फायदा किसको होता है। तो इसके बारे में यहाँ कुछ पंक्तियां हैं, इसे देखते हैं। ये तो समुझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पाद, भारत कोश विनाश को हिये अति ही अकुलात। तो यहाँ पे भारतेंदु जी कह रहे हैं कि ये सारी जो व्यवस्था है ये बेकार है, ये सिर्फ रोटी यानी कि पेट की भूख के लिए जो है झगड़ा पैदा करती है। भारत का जो खजाना है वो खाली हो रहा है और ये देखकर मेरा जो दिल है वो बहुत बेचैन होता है, ऐसा भारतेंदु जी ने कहा। आगे देखो, इति भीति दुष्काल सो पीड़ित कर को सोग। चारों तरफ हमें डर और दुख का माहौल दिख रहा है, सब लोग जो है वो बहुत रो रहे हैं। ताहू पे धन्नास की यह बिनु काज कुयोग। आगे वो कह रहे हैं कि बिना वजह जो है हमारा खून पसीना बहाया जा रहा है और हमारा जो धन है, हमारा सारा का सारा धन बर्बाद हो रहा है। स्ट्रेची डिलरेजी लिटन चिताए नीति के जाल, फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल। आगे भारतेंदु जी ने क्या किया, यहाँ पर कुछ अंग्रेज अधिकारियों का नाम लिया, जैसे कि स्ट्रेचरी, डिजरेली और लिटन। इनकी नीतियां जो है वो एक जाल की तरह है और इनके जाल में फंसकर हमारा जो भारत देश है वो कमज़ोर हो गया है और काबुल की लड़ाई और अकाल की मार को जो है हमारा देश झेल रहा है। तो ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु ने हमें बताया। आगे देखो,
भारतेंदु की यही बदली हुई समझ नए ज़माने की मुकरी में दिखाई गई। तो भारतेंदु ने जो है एक कविता लिखी, नए ज़माने की मुकरी। इसमें भी हमें ऐसी झलक देखने को मिलती है जिसकी रचना भारतेंदु ने जो है 1884 में की। अब यहाँ पे इन्होंने जो पंक्तियाँ दी रखी है वो इसका उदाहरण है, इसे देखते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे। तो यहाँ पर भारतेंदु जी कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं यानी कि जो अंग्रेज हैं वो अंदर ही अंदर हमारे देश की जो सारी खुशियाँ और जो हमारे संसाधन हैं उसे चूस रहे हैं, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। और हंस हंस कर ये अंग्रेज क्या करते हैं, ये हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा जो पैसा है, इन सभी को ये अंग्रेज लूट रहे हैं, जाहिर बातन में अति तेज। और ऊपर से इन लोगों की जो बातें हैं और बातें बनाने का जो तरीका है कितना तेज है। क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। आगे कह रहे हैं कि सखी ये कोई और नहीं है, ये अंग्रेज ही है जो कि क्या कर रहे हैं, ये हमारे अंदर और हमारे देश की सभी खुशियों को लूट रहे हैं, हमारा मन और हमारा पैसा लूट रहे हैं, हमारी खुशियाँ छीन रहे हैं और ऊपर से ये लोग बातें बताने में भी जो है बहुत तेज हैं। तो ऐसा भारतेंदु जी ने इस रचना में बताया। औपनिवेशिक सुधारवाद की पोल इस मुकरी में पूरी तरह खुलकर जो है सामने आई है। तो इस मुकरी में जो है हमें औपनिवेशिक सुधारवाद की पोल खुलती हुई भारतेंदु ने दिखाई। अंग्रेज अब लड़ाई झगड़े से नहीं हंसकर चालबाजियां करके लूटने लगे हैं। तो अब क्या था, अब अंग्रेज लड़ाइयां नहीं कर रहे थे बल्कि ये हंसकर और अपनी चालें चलकर जो है भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि भारतेंदु के साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना थी वो किस तरह की थी। इसी प्रकार विजयिनी विजय वैजयंती कविता को लिया जा सकता है, जो लिखी तो मिस्र विजय के उपलक्ष्य में है किंतु प्रकारांत से औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों को नंगा करती चलती है। अब यहाँ पे बताया कि ये जो विजयिनी विजय वैजयंती ये जो कविता है ये असल में क्या हुआ, मिस्र में मिली जीत की खुशी में लिखी गई थी। लेकिन इसके ज़रिए भारतेंदु जी ने क्या किया, अंग्रेज़ों की चालाकियों और इनके झूठ को जो है सबके सामने उजागर करने का काम किया। मिस्र विजय का अभिनंदन करते करते अचानक भारत का ऐतिहासिक गौरव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की याद और भारत की वर्तमान दुर्दशा का वह जो है वर्णन करने लगे। तो क्या हुआ, ये जो कविता थी इसमें इन्होंने पहले तो मिस्र की जो जीत हुई उसकी तारीफ की, लेकिन फिर अचानक ही भारतेंदु जी ने क्या किया, इसमें हमारे देश के जो पुराने गौरव और जो महान योद्धा हुए जैसे कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनको याद किया। और फिर हमारे भारत की आज की जो खराब स्थिति यानी उस समय जो खराब स्थिति चल रही थी उसका दुखड़ा इसमें भारतेंदु जी जो है वो उन्होंने दिखाया। वह अब कोई ऐसा मौका नहीं खोना चाहते जिससे भारत की वास्तविक स्थिति, उनके लिए जिम्मेवारी आदि प्रश्नों को जो है सामने ना लाए। तो यहाँ पे बताया कि जो भारतेंदु जी है वो अब ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो देश की असली स्थिति के बारे में सवाल ना पूछे और ये ना बताए कि इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है। मिस्र विजय का विजयोत्सव मनाने के लिए बनारस इंस्टीट्यूट की एक विशेष सभा 22 सितंबर 1882 को बनारस के टाउन हॉल में जो है शुरू हुई। वहां भरी सभा में भारतेंदु ने एक कविता का पाठ किया। इस कविता में भारतेंदु ने जो है अपनी समझ इस प्रकार व्यक्त की। अब क्या हुआ कि बनारस के टाउन हॉल में ये जो सभा आयोजित हुई थी 22 सितंबर 1882 को, इसमें क्या किया, भारतेंदु जी ने अपनी जो सोच थी उसको व्यक्त किया। अब वहाँ पे इन्होंने क्या किया वो देखो। इसमें कह रहे हैं, जो भारत जग में रहे हो सबसो उत्तम देश, ताही भारत में रहे हो अब नहीं सुख को लेस। तो यहाँ पे भारतेंदु जी कह रहे हैं कि जो भारत देश पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता था, आज जो है उसी देश में सुख का मानो कि नामो निशान ही नहीं बचा। तो ये भारतेंदु जी ने जो है इस सभा में कहा। अर्थात अंग्रेज राज या ब्रिटिश राज में भारत की ये हालत हो गई कि सुख का लेश मात्र नहीं बचा। तो मतलब ब्रिटिश राज में भारत की इतनी बुरी हालत हो गई कि यहाँ पे हमें सुख ही देखने को नहीं मिलता। अब आगे इन्होंने कुछ और भी पंक्तियाँ कही, उसे देखो। हाय सोए भारत भूमि भई सब भांति दुखारी। ये कह रहे हैं कि हाय हमारी जो भारत भूमि है वो अब पूरी तरह से दुखी हो गई है। रहियो ना एकहु वीर सहस्त्रन कोस मंझारी। हमारे मील दूर तक अब जो है एक भी बहादुर इंसान जो है वो बचा नहीं है जो कि इस पूरे देश को बचा सके। होत सिंह को नाद
जोन भारत बन माही। जैसे कि जंगल में शेर दहाड़ता है, वैसे ही भारत के शेरों यानी कि बहादुरों की जो आवाज़ है वो अब दब गई है। तो ही अब रसक सियार स्वानकर आदि लखाही। तो आगे उन्होंने कहा कि अब तो देश के जो रक्षक हैं, उन रक्षक के रूप में सिर्फ गीदड़ और कुत्ते जो हैं यही हमें दिखाई दे रहे हैं। जहाँ झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे वर। आगे इन्होंने कहा कि झूसी उज्जैन अवध और कन्नौज इन जैसी जो महान जगह थी, तहा अब रोवत सिवा चहूँ दिसी लिखियत खंडर। तो ये सब जो महान जगह थी वहाँ पर अब सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देती है और चारों तरफ जो है टूटे फूटे खंडर ही नजर आते हैं। तो ये सब भारतेंदु जी की जो है पंक्तियां थी। आगे देखो, इसी कविता में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतेंदु अपनी समझ का भी जो है परिचय देते हैं। 1857 के संग्राम के बारे में भारतेंदु ने इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं की। अब क्या हुआ कि इस कविता में भारतेंदु जी ने क्या किया, 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके बारे में बताया और इससे पहले इन्होंने इस लड़ाई के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा था। अब जब इन्होंने बताया तो इन्होंने क्या कहा उसे देखो। कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जल बन नासी, जिन भय सिर ना हिलाऊ सकत कहूँ भारतवासी। तो यहाँ पे भारतेंदु जी ने कहा कि ये जो सिपाही विद्रोह है यानी कि जो 1857 की लड़ाई है ये आग की तरह जो है फैल गई है, जिसने जल और थल इन सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। और उस लड़ाई के डर से क्या हुआ, भारत का कोई भी इंसान अपना सिर तक नहीं उठा पा रहा था, ऐसा भारतेंदु ने यहाँ पे कहा। आगे देखो, सिपाही विद्रोह को भारतेंदु गलत नहीं कठिन मानते हैं। इसके बारे में डॉक्टर शंभूनाथ टिप्पणी करते हैं कि इन पंक्तियों को लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशिक आतंकवाद को पूरी तरह जीकर लिखा है। उन्होंने सिपाही द्रोह को गलत नहीं कहा बल्कि बतलाया कि यह कितना कठिन काम था। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी सेना ने देश के जनबल का इतनी निर्ममता से नाश किया कि अब भय से भारतवासी कहीं सिर नहीं उठा सकते। भारतेंदु कार्ल मार्क्स के समकालीन थे। 1857 के प्रति उनका नजरिया भी क्रांतिकारी था। मार्क्स ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहकर मर्यादा दी, भारतेंदु ने कठिन कहकर दी। अब क्या हुआ कि भारतेंदु जी ने ये जो 1857 के सिपाही विद्रोह था इसको बिल्कुल भी गलत नहीं माना। इस पर शंभूनाथ सिंह ने जो है ये कहा कि भारतेंदु जी ने उस समय के अंग्रेज़ों के डर और अत्याचार को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे बहुत ही मुश्किल और साहसी कदम बताया। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह के बाद क्या किया, भारतीयों पर इतना बुरा अत्याचार किया कि लोग डर के मारे अब अपना सिर ही नहीं उठा पा रहे थे। जैसे कार्ल मार्क्स पर इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहा गया, ठीक वैसे ही भारतेंदु जी ने क्या किया, इसको बहुत कठिन बताकर इस विद्रोह का सम्मान किया। आगे देखो, देश की तत्कालीन दुर्दशा का भी भारतेंदु ने जो है यथार्थ चित्रण किया, साथ ही उसके कारणों का खुलासा भी करते चलते हैं। अतीत के वर्णन के साथ वह भी बतलाते चलते हैं कि उनका साहित्य कितना गौरवशाली था। प्रबोधिनी कविता में उन्होंने कहा, तो यहाँ बताया कि जो भारतेंदु थे इन्होंने हमारे देश की उस समय की हालत का बहुत सच्चा हाल बताया और ये भी समझाया कि ऐसी हालत जो है वो क्यों हुई। साथ साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हमारा जो पुराना इतिहास था वो कितना महान और गर्व करने लायक जो था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इनकी एक रचना है प्रबोधिनी, उस रचना की कुछ पंक्तियां जो है हमारे सामने दी है, उन्हें देखते हैं। अब ये पंक्तियां, इस पंक्तियों में भारतेंदु क्या कह रहे हैं उसे देखो। गयो राज धन तेज रोष बल ज्ञान नसाई, यानी कि हमारा राज, हमारा धन और हमारी ताकत, साथ ही साथ जो हमारी समझ थी, ये सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है। बुद्धि वीरता श्री उछा सूरता भिलाई, हमारी अकल, हमारी बहादुरी और हमारी लक्ष्मी यानी कि जो हमारी समृद्धि है और जो हमारा जोश है, ये सब कुछ जो है गायब हो गया है। आलस कायरपनो निरुद्धमा अब छाई, अब हर तरफ जो है आलस, डरपोकपन और काम ना करने की आदत जो है वो फैल गई है। रही मूर्ता बैर परस्पर कलही लड़ाई, अब सिर्फ जो है मूर्खता बची है और आपस की दुश्मनी और लड़ाई झगड़े जो है वो यहाँ पर रह गए हैं। सीखत को न कला उधर भरी जीवत केवल, पशु समान सब धन खात पियत गंगा जल।
धन विदेश चली जात तऊ जिये होत चंचल। अब आगे वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो जानवरों की तरह बस खाने पीने लगे हैं और हमेशा ही परेशान रहते हैं। हमारा सारा धन जो है वो विदेश जा रहा है, लेकिन किसी के दिल में भी कोई हलचल या फिर कोई दुख नहीं है। जड़ समान हवे रहत अकिल हथ रची न सकल कल, जीवत विदेश की वस्तु लेता बिनु कछु नहीं करी सकल। आगे यहाँ पे भारतेंदु ने कहा कि सब लोग जो है वो बेजान या फिर लकड़ी की तरह पड़े हुए हैं, वो खुद जो है कुछ भी नया नहीं बना पा रहे। हम जिंदा तो हैं लेकिन विदेशियों की चीज़ों पर निर्भर हैं और उनके बिना जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियां थी जिनके अर्थ को हमने जाना। आगे देखो, देशवासियों ने राजपाट धन के साथ साथ ज्ञान और शक्ति भी खो दी। बुद्धि, वीरता, उत्साह, समृद्धि की सूरत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। आलस, कायरपन का ही साम्राज्य चहु और दिखाई पड़ता है। मूर्खता, दुश्मनी, आपसी फूट में देश डूबा हुआ है। देशवासी कोई कला नहीं सीखते, पशुओं की भांति केवल उदर पूर्ति में जो है लगे रहते हैं। सारा धन विदेश जा रहा है और किसी को कोई चिंता नहीं है। विदेशी माल इस्तेमाल किए बिना मानो इनका कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमारे देश के लोगों ने अपना राजपाट और अपना पैसा तो खोया ही है, साथ में इन्होंने ज्ञान और शांति को भी खो दिया। अब हमारे देश में बहादुरी और खुशी जो है वो कहीं नहीं दिखती। हर तरफ सिर्फ हमें आलस और डर छाया हुआ दिखाई देता है। हम लोग जो है वो मूर्खता और आपस की लड़ाइयों में फंस गए हैं और जानवरों की तरह क्या करते हैं, बस अपना पेट भरने के बारे में हम सोचते हैं। हमारे देश का जो पैसा है वो विदेश जा रहा है पर किसी को फिक्र नहीं है और हम जो है वो तो सिर्फ विदेशी सामान इस्तेमाल किए बिना अपना कोई भी काम नहीं कर पाते। यहाँ पे भारतेंदु जी ने ये सब बताया। भारतेंदु की नज़र में भारत की ऐसी दशा का सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज हैं। दूसरा कारण जनता की रूढ़िवादिता, धर्मांधता और सामाजिक रूढ़ियां हैं। तीसरा कारण आलस्य, अपव्यय, झूठी शान शौकत और चौथा कारण है उनकी कायर प्रवृत्ति। तो यहाँ पे भारतेंदु जी ने बताया कि हमारे देश की जो बुरी हालत चल रही है इसके 4 कारण हैं। पहला तो अंग्रेज हैं जो हमारे देश पर हमला करके यहाँ पर आए। दूसरा इन्होंने बताया हमारी जनता की पुरानी सोच, धर्म के नाम पर चल रहा अंधविश्वास और पुरानी गलत सामाजिक रीतियों को। तीसरा कारण इन्होंने बताया हमारा आलस करना, फिजूल खर्ची करना और झूठी शान दिखाने को। वहीं चौथा कारण ये मानते हैं लोगों के डरपोक होने को। देशवासियों को ये कारण बताकर अपनी कविताओं में वह उन्हें फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आह्वान भी करते हैं। देश की उन्नति के लिए सब कुछ भूलकर, ऊंच नीच जाति छोड़कर एक होने की प्रेरणा भी देते हैं। भारत की तत्कालीन दुर्दशा का भी भारतेंदु ने खुलकर अपनी कविताओं में यथार्थ चित्रण किया है। तो भारतेंदु जी ने क्या किया, लोगों को ये सब बातें बताई और अपनी कविताओं में उन्हें डांट भी इन्होंने लगाई ताकि वो क्या करें, अपनी गलतियों को समझे और उन्हें सुधारें। भारतेंदु जी ये भी कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सब भेदभाव, जाति पाति और ऊंच नीच को भूलकर जो है एक साथ होना चाहिए। इन्होंने अपनी कविताओं में हमारे देश की उस समय की खराब हालत का जो है बिल्कुल सच सच जो हाल था उसे लिखा है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ब्रिटिश राज पर विश्वास से आरंभ करके भारतेंदु की राजनीतिक समझ औपनिवेशिक सुधारवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद की चालाकियों को समझने में और उन्हें नंगा करने में जो है सक्रिय हुई। इसीलिए भारतेंदु की कविताएं यदि एक और राजभक्ति का भ्रम पैदा करती है तो दूसरे ही क्षण देश की दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए जो है जनता को एकजुट होने का आह्वान भी करती है। तो यहाँ बताया कि भारतेंदु जी ने ब्रिटिश शासन पर भरोसा करना जो है वो छोड़ दिया था। उन्हें जो है उन्होंने ये समझ लिया था कि अंग्रेज कैसे सुधारों का दिखावा करते हैं और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पुराने राजाओं के साथ मिलकर जो है चालबाजियां कर रहे हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से इन सभी धोखेबाजियों को जो है सबके सामने रखने का काम किया।
इसीलिए इनकी कविताओं को पढ़कर पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अंग्रेज़ों की तारीफ कर रहे हो, लेकिन ठीक उसी पल वो हमारे देश की खराब हालत का जो सच था उसे भी बता देते हैं। भारतेंदु जनता को ये भी समझाते हैं कि अगर हमें देश को बचाना है तो हमें सभी भारतवासियों को क्या होगा, आपस में एक साथ होकर लड़ना होगा, तभी हम इस देश को जो है बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का टॉपिक था, जिसमें हमने भारतेंदु की आधुनिक कविताओं के बारे में जाना, ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे समाज सुधार और नवजागरण के बारे में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।